नमस्कार। चंचल आखिरी पायदान से कल हम बड़े दिलचस्प हिस्से पे खड़े थे जब हम बात कर रहे थे एक चुनाव का। आचार्य नरेंद्र देव और बाबा राघव दास। कहानी दरअसल उससे आगे बढ़नी थी चुनाव को लेकर के, लेकिन बीच में एक और जिसको अंतर विरोध नहीं कहेंगे, उसको विषयांतर कहेंगे, वो आ गया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के। पिछले 10 सालों में भाजपा, आरएसएस, हिंदू के जितने भी और संगठन हैं, तमाम सारे लोग मिल करके एक प्रचार हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर कर रहे थे कि मोदी वक्ता बहुत अच्छा है। हमने भी मान लिया कि बहुत अच्छा वक्ता है, वाकई था। कल एक मीटिंग में उनकी सारी पोल खुल गई और दिलचस्प मामला ये है कि ये पोल हिंदुस्तान में खुला होता तो कोई बात नहीं, धीरे से छिप भी जाता या जाता भी मीडिया में तो किसी और दूसरे रास्ते से जाता। लेकिन जहाँ सारी दुनिया की मीडिया बैठी हुई है, उस मंच से मोदी साहब का इस तरह से बिखर जाना कि टेलीप्रॉम्प्टर के ज़रिए आप टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ करके आप बोलते हैं, बिल्कुल हालत बिगाड़ दिया। और मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, हिंदुस्तान में ऐसे भी प्राइम मिनिस्टर हैं कि जिन्होंने बेहिसाब, तब टेलीप्रॉम्प्टर का चलन भी नहीं हुआ था या इजाद नहीं हुआ होगा, तब ये वर्ल्ड के ग्लोब पर खड़े हुए और अपनी बात कह रहे थे। उसमें से नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी तक हैं। लेकिन आज जिस तरह से हम जहाँ पर पहुँच गए, ये हमारी सबसे बड़ी बुरी हालत है। मैं न चाहने के बावजूद एक बात कहना चाहता हूँ कि भारत का चुनाव किस तरह से खिसक करके अमेरिकन पद्धति पर पहुंच गया, और इसका श्रेय या ये दारोमदार किसी के ऊपर अगर जाता है तो जो अपने आप को भारतीय कहते हैं, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का नारा लगाते हैं, चाल, चेहरा और चरित्र की बात करते हैं, ये लोग हैं जिन्होंने अपने चुनाव प्रचार को पूरा का पूरा एक विदेशी कंपनी आपको, APCO, आपको वर्ल्ड वाइड उसका नाम है, कंसल्टेंसी, कई 100 करोड़ रुपए में उसको दे दिया कि तुम इंतजाम करो। विषयांतर करने के लिए इन्होंने एक नया नाम उभारा कि हमारा ठेकेदार है, चुनाव का ठेकेदार, प्रायोजित ठेकेदार है उसको प्रशांत किशोर PK, जबकि ये सच नहीं है। वो बहुत छोटा ठेकेदार निकला और पूरा का पूरा काम विदेशी कंपनी, अमेरिकन कंपनी करती है, जो अमेरिका सहित अमेरिका, इजराइल वगैरह तमाम सारी जगहों पर मैनेजमेंट करती है। आपको कैसे बोलना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। अब जाकर के धीरे धीरे सारे समीकरण हल हो रहे हैं कि हिंदुस्तान का एक प्राइम मिनिस्टर किस तरह से लफाजी करता रहा है। ये उसकी अपनी गलती नहीं थी। विदेश की कंपनी इसको जो फीडबैक मिलता था उसको ले करके टेलीप्रॉम्प्टर में ये फीड देते थे, और तब ये समझ में आया कि जितने भी ब्लंडर हुए हैं अब तक मोदी साहब से, ये सब के सब ये उनकी गलती नहीं है, और उनका स्क्रिप्ट राइटर को ये विदेशी है जिसने ये इनसे कराया, और वही राज कल खुल गया। अब चूँकि ये मामला चल रहा है इसलिए ये जिक्र कर दिया कि चुनाव में क्या होता था और क्या हो रहा है। ये हम लोग यहीं से शुरू हुए थे। चलिए चलते हैं, छोड़िए इन चीज़ों को, ये अभी और भी मामला खुलेगा, खुल रहा है। अब तो हर चैनल पर मजबूरी हो गई उनकी इस बात को लेकर के बोलने की। पहला चुनाव 1952 में होता है, कुल 497 सीटों के लिए। याद रखिएगा कि ये पहला चुनाव सरकार बनाने के लिए कम है, संविधान पर मुहर लगाने के लिए ज़्यादा है। उस ज़माने में हिंदुस्तान का एक नेता, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, 4000 किलोमीटर से ज़्यादा यात्रा किया है हिंदुस्तान की, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जगह पर, हर सूबे में, हर जगह पर जा कर के, और उन्होंने कांग्रेस की 364 सीटें निकाली हैं। दूसरे नंबर पर कम्युनिस्ट पार्टी रही 16 सीटें,
तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी रही 12 सीटें, और दूसरे समाजवादी डॉक्टर कृपलानी, आचार्य कृपलानी, दादा कृपलानी को 9 सीटें मिली। आज की जो पार्टी है जो सरकार में है, इनको 3 सीटें मिली थी, और 3 में से दो इनको मिली थी बंगाल से और 1 मिली थी उत्तर प्रदेश से। ये है स्थिति। आज ये स्थिति उठा करके देख लीजिए अगर, तो ये बदला है मामला। लेकिन मुद्दों पर लड़ाई होती थी। मैं फिर बार बार कहता हूँ कि मुद्दे अब गायब हैं। उन मुद्दों पर कैसे लड़ा जाएगा, कैसे क्या होगा, तो कल हमें बॉम्बे से कुछ लोगों ने, मित्रों ने इसी चैनल पर, इसी जगह पर हमको सजेस्ट किया है कि अगला आप मुद्दा उठाइएगा, रोज़गार के बारे में पार्टियां क्या कह रही हैं। और ये दबाव बनना चाहिए कि रोज़गार पर एक बहस हो, खुली बहस हो कि रोज़गार कौन सी पार्टी किस तरह से बनाएगी, इसलिए कि रोज़गार अब ख़त्म हो रहे हैं। इस रोज़गार पर चर्चा करने के लिए कल हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपसे बात करें। धन्यवाद।